गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मलबे का मालिक मोहन राकेश के द्वारा मोहन राकेश द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध कहानी मलबे का मालिक। हम आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिए थे कि अब्दुल गनी बाजार बांसा के गली के पास आकर रुकता है और बाजार बांसा के गली में कुछ बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और कुछ औरतें एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अब्दुल गनी उस बच्चे को बुलाता है और बुलाता है और उसे कहता है कि इधर आ बेटे, हम तुझे कुछ देंगे, कुछ चीज़ देंगे। इतने में एक लड़की निकलती है, 12-13 साल की एक लड़की उस बच्चे को लेकर घर के तरफ जाती, अपने बाहों में उठाकर साथ सटाकर मुंह चूमती हुई लेकर जाती है और कहती है, चुप कर कसम खाने, रोएगा तो मुसलमान तुझे पकड़कर ले जाएगा। यहाँ तक हमने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। आगे पढ़ते हैं। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी अपने बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो गया था और घुटने थोड़ा कांप रहे थे। वो बिल्कुल थक गया था। उसका जो चेहरे से पता लग रहा था कि वो बिल्कुल थका हुआ था। उसने गली के बाहर एक बंद दुकान पर तख्ते के सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहां पहले ऊंचे सतीर रखे थे वहां अब 3 मंजिला मकान खड़ा था। पूरे बाजार बांसा का बनावट बिल्कुल बदल गया था। पार्टीशन से पहले बाजार बांसा एक उजड़ा सा मोहल्ला था, लेकिन आज बाजार बांसा का बनावट बिल्कुल बदला हुआ है। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी और वह कई पल धूप में उड़ते जर्रों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नौयुवक चाबियां का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बुड्ढे को वहां खड़े देखकर उसने पूछा। नौयुवक बुड्ढे को खड़े देखकर पूछता है, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? अंडरलाइन कीजिएगा ये लाइनिंग। कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? नौयुवक बुड्ढे से पूछता है। बुड्ढे मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने ओठों और जबान फेरी और नौयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटा, तेरा नाम मनोरी है ना? नौयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपका मेरा नाम कैसे मालूम है? बुड्ढे ने उसका नाम बताया। बेटा, तेरा नाम मनोरी है ना? नौयुवक आश्चर्य से बुड्ढे को देखा, कहा कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम है कि मेरा नाम मनोरी है? 7.5 साल पहले तू इतना सा था रे, कहकर बुड्ढे ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? मनोरी ने पूछा। आप आज पाकिस्तान से आए? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे। बुड्ढे ने कहा, मेरा लड़का चिरागुद्दीन तुम लोगों का दर्जी था। वो अपना परिचय दिया बुड्ढा ने। बेटा, मेरा बेटा चिरागुद्दीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम के 6 महीने यानी बंटवारे के 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ नया मकान बनवाया था। ओह, गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। वो भी पहचाना, ठीक है, गौर से देखा उस बुड्ढे मुसलमान को, पहचाना, कहा, वो गनी मियाँ। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा एक बार मकान की ही सूरत देख लूं।
बुढ़े ने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफी पहले यहाँ चले गए थे। मनोरी के स्वर में संवेदना भर गई कि तुम तो पार्टीशन से पहले ही चला गया था, विभाजन से पहले ही चला गया था। हाँ बेटे, ये मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेला पहले निकल कर चला गया। वहाँ यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी। कहते हुए उसका एहसास हुआ कि ये बात उसे नहीं कहनी चाहिए, ये बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसे एहसास हुआ। उसने बात के मुंह में रोक लिया, आंखों में आए आंसुओं को नीचे बहने नहीं दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ली। गनी की बाह अपने हाथ में लेते हुए कहा, छोड़ो गनी मियाँ, अब छोड़ो, जो हो गया तो हो गया। चलो मैं तुम्हारा मकान दिखाता हूँ, चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूँ। गली में खबर इस तरह फैली, गली में अफवाह फैल गई कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा था जो रामजी दास के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वो मुसलमान उसे ले गया होता। गली में अफवाह फैल गया कि एक मुसलमान है, वो बच्चा पकड़ने वाला है। ये खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़ी बिछाकर बैठी थी, वो पीढ़ी उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था। ये रखा पहलवान जो कुएं पर उस पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। एक फेरी वाला और एक रखा पहलवान जो कुएं के पास लेटा हुआ था, बिखर कर सोया हुआ था। घरों की खिड़कियों में और किवाड़ों के पीछे कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उसने हल्की चिहमगैयां शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद चिरागुद्दीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। लोगों ने पहचान लिया, अरे ये तो लग रहा है कि चिरागुद्दीन का बाप अब्दुल गनी है। वो था तुम्हारा मकान के पास अब्दुल गनी को ले जाकर क्या करता है, अब्दुल गनी को ले जाकर मनोरी खड़ा कर देता है और उसको कहता है कि मनोरी कहता है, गनी ये है तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे को इशारा किया। वो मकान अब मकान नहीं रहा, अब वो तो मलबे में बदल गया। गनी पल भर ठिठक कर फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वो काफी पहले एक्सेप्ट कर चुका था, स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को, इस शक्ल को देखकर उसे जो झुरझुरी हुई, उसके लिए वो तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से खुश्क हो गई थी और घुटने ज्यादा कांपने लगे। ये मलबा? उसने अविश्वास के साथ पूछा, ये मेरा मकान है? मनोरी ने उसके चेहरे के बदले रंग को देखा, उसकी बांह को थोड़ा सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी के समान उसमें से कब का निकाला जा चुका था। लोहे और लकड़ी का सामान तो कब निकाल कर लोग लेकर चले गए थे। केवल एक चले हुए दरवाजे की चौखट को हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे के पास देखकर गनी ने कहा, ये बाकी रह गया, सारा कुछ चला गया और ये चौखट बाकी रह गया। उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर वो क्या हो गया, बैठ गया। क्षण भर बाद उसके सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिरखने की आवाज निकली, हाय वो चिराग दीना, हाय वो चिराग दीना। जले हुए किवाड़ में वो चौखट मलबे में सिर निकाले 7.5 साल से खड़ा तो रहा,
पर उसकी लकड़ी पूरी तरह क्या हो गया था, भुरभुरा हो गई थी। 7.5 साल गनी के सिर छूने से उसकी कई रेसे झड़कर आसपास बिखर गए। कुछ रेसे गनी के टोपी और बालों पर आ रहे हैं। उन रेसों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरसराने लगे। छिपने के लिए सुराग ढूंढता हुआ जरा सा सिर उतारा, फिर कोई जगह ना पाकर एक बार सिर फटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरे की संख्या अब पहले से कहीं ज्यादा हो गई। उसमें चहमगइयां शुरू हो गई। आज कुछ जरूर होगा। लोगों आपस में बात करने लगे कि चिराग दिन का बाप गनी आया है। पहचान गया सब। पुराने जमाने, अब कुछ ही दिन के पहले की तो बात था, 7 साल की बात तो था, ठीक है। लोगों को पहचानने में देर नहीं हुआ कि ये तो अब्दुल गनी है, चिराग दिन का बाप है। 7.5 साल पहले की वो सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वो मलबा गनी की सारी कहानी सुना देगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि गनी मियाँ के साथ 7.5 साल पहले कौन सी घटना घटा था, क्या घटना घटा था अब्दुल गनी के परिवार के साथ 7.5 साल पहले। हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। मलबे का रेखा चित्र, उस घर के रेखा चित्र इस कहानी में लेखक लिखा है। बहुत साधारण भाषा में लेखक ने उसके मलबे का और अब्दुल गनी का रेखा चित्र, अब्दुल गनी के घर का रेखा चित्र क्या किया है, लिखा है।